ऐसा होगा सड़क पर कहीं भी रख दिया जाएगा, वाहन आएगा उसको पता ही नहीं होगा, आएगा चलेगा उसके ऊपर से निकलेगा तो उसका वेट कितना है वो पता लग जाएगा। तो एक ऑटोमेटिक पोर्टेबल स्केल ये अभी 45 खरीद लिए गए हैं और इन 45 को प्रयोग करने के बाद अगर ये सफलतापूर्वक काम करेंगे तो इसको बड़े स्केल के ऊपर खरीद करके हर सड़क पर, हर नाके पर, सड़क के ऊपर रखा जाता है। केवल उसकी ऊंचाई 1 इंच से भी कम होती है और वो टेपर होता है, वाहन को पता भी नहीं लगता है। वो अगले पहिए पिछले पहिए दोनों उसके ऊपर चढ़ते हैं तो उसके जाते ही वहां एक स्केल साइड में मीटर लगा होगा तो साइड में उसको पता लग जाएगा कि ये वाहन ओवरलोडेड है या नहीं है। वाहन की आगे जानकारी दे दी जाएगी कि वाहन ओवरलोडेड है, जो एक्शन लेना ले। वाहन को ही नहीं पता लगेगा मेरा वेट कहां हो गया, वरना तो अगर कांटे पर जाता तो उसको पता ही है, वो अपना सिस्टम सेट करके जाता है। तो एक इस पर भी हम काम कर रहे हैं। माइंस का ई रवन्ना सॉफ्टवेयर है और जो ई रवन्ना सॉफ्टवेयर है अभी जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का वाहन सॉफ्टवेयर है उसके साथ इंटीग्रेशन नहीं है। जो ई रवन्ना सॉफ्टवेयर है उसमें तो उसका वेट पता लग जाता है कि कितना वेट है। अब अगले 2 महीने में ये ई रवन्ना सॉफ्टवेयर और वाहन सॉफ्टवेयर इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा कि माइंस से जब वो चीज ई रवन्ना सॉफ्टवेयर से उसका वेट करके चलेगी तो वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी पता लग जाएगा कि वो जो वाहन आ रहा है ये इतना वेट लेकर के आ रहा है, इसलिए उसकी भी चेकिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी जब वो चलेगा वहीं से। अब चूंकि माइंस डिपार्टमेंट ने थोड़ा सख्ती कर दी है, हर एक माइंस में ई रवन्ना के बिना वहां से गाड़ी निकल नहीं सकती है और ई रवन्ना के हिसाब से उसका वेट का भी, हालांकि वहां तो केवल रेवेन्यू के कारण से उसका उपयोग हो पा रहा है, ओवरवेट के कारण से भी नहीं हो पा रहा, लेकिन इसके साथ यदि जुड़ जाएगा तो फिर ओवरवेट भी अगर है तो वो पकड़ा जाएगा। आरटीए की चेकिंग वाली जो टीम है वो टीम भी गड़बड़ न करे तो अब कोई भी इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर निकलेगा तो उसकी बॉडी पर बॉडी कैमरास लगे होंगे और बॉडी कैमरा लगने के बाद वो उनकी आपस में बातचीत क्या हुई है, उसने क्या देखा है, क्या लिया, क्या दिया, वो सारा उस बॉडी कैमरा में फिट हो जाएगा। उस बॉडी कैमरा की सारी रिकॉर्डिंग ये डिपार्टमेंट उसको देख सकेगा, सुन सकेगा, ताकि ये जो आता है कि भाई इंस्पेक्टर जो है वही गड़बड़ करने वाला है तो उसके ऊपर भी नजर रखने के लिए टेक्नोलॉजी की ये सहायता की जाएगी। इसी प्रकार वाहनों की जो पार्किंग है, शहरों में पार्किंग की कई जगह पर बहुत बुरी हालत है, पार्किंग के स्थान नहीं बने हैं, ये जिम्मेवारी भी डीटीओ की ही होगी कि वो अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से जिनकी पहले जिम्मेवारियां हैं, चाहे यूएलबी की है, चाहे एचएसडीपी की है, तो वो सारा उनके साथ करा के तालमेल बैठा के वो काम भी डीटीओ का होगा, क्योंकि भी ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई चीज है कि पार्किंग की व्यवस्था ठीक हो जाए। इसी प्रकार रोड साइड में लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, वो भी हेफाजतली खड़ी न करें। अभी तक उसकी चेकिंग जो पुलिस के जिम्मे है, अब उसकी जिम्मेवारी भी डीटीओ की होगी। तो ये विषय भी उनको दिया गया है। हर शहर में ट्रांसपोर्ट नगर, अभी तक ये काम एचएसबीपी या अर्बन लोकल बॉडीज के माध्यम से ही होता है। काम बहुत स्लो हो जाता है, योजना बनती है 5-5 साल 10 साल लटका रहता है। वो काम भी डीटीओ को दिया जाएगा ताकि हर एक शहर में जहां कंजेशन ज्यादा है या जो ये ट्रांसपोर्ट नगर खास करके जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके सबके केंद्र वहीं बने, वहीं से लोड करें, अपलोड करें, शहर अंदर से भी कंजेस्ट हो जाए। तो ये ट्रांसपोर्ट नगर का भी काम उनको दिया जाएगा। विषय बहुत बड़ा है, काम बहुत बड़ा है, ये लाइन बहुत बड़ी है। जहां तक मुझे जानकारी दी गई है कि कमर्शियल वाहन की संख्या हरियाणा में लगभग 1.25 लाख है।
तो 1.25 लाख वाहनों का रोडवेज अलग है इसमें, या प्राइवेट व्हीकल जो पैसेंजर व्हीकल प्राइवेट वाले का नहीं, कारें वारें वो सब अलग हैं, लेकिन केवल कमर्शियल व्हीकल हैं प्राइवेट। इन सबको ही संभालने के लिए इस डिपार्टमेंट की पूरी जिम्मेदारी होती है। तो इनकी समस्याएं भी बहुत आती हैं, डे टू डे की समस्याएं हैं या लंबी भी होती हैं। इन सबको डिपार्टमेंट से संपर्क करने के लिए एक अलग से डेडिकेटेड लाइन, वो भी आज डिपार्टमेंट ने तय किया, बहुत जल्दी कोई नंबर उसका देंगे एक लाइन लेकर के, ताकि किसी को कोई समस्या आती तो वो अपना इस हेल्पलाइन का उपयोग कर सकेगा। अब जब इतना बड़ा ये काम बढ़ जाएगा तो अभी तक तो स्टाफ सारा, ये जो आरटी ऑफिस सोकल आज हैं, इनका पूरे प्रदेश में 627 का स्टाफ है, जो कि बहुत कम है। एक जिले में 30 भी नहीं बैठते। तो इस स्टाफ को बढ़ाया जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट, और अगले 1 साल के अंदर ये सब भर्तियां की जाएंगी। जब तक भर्तियां पूरी नहीं होती तो आवश्यकता अनुसार डेपुटेशन पर जितने लोग आवश्यक होंगे वो दिए जाएंगे। जैसे ही भर्तियां हो जाएंगी तो डेपुटेशन के लोग वापस अपने अपने डिपार्टमेंट में ये चले जाएंगे। तो मोटे तौर पर एक ये शुद्धि का काम शुरू करने के लिए आज नवरात्रि का पहला दिन ये छांटा गया है, और हर अगले काम के लिए बाकायदा डेट्स तय कर ली गई हैं। आज से ही वो सब चीजें शुरू हो जाएंगी। है मेरे पास आज ही ये नियुक्तियां हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया 2 दिन के अंदर अंदर सभी जो यूसीएम्स हैं उनकी लिस्टें ये दे दी जाएंगी। सभी आरटीए से, डीसी से ये स्वयं मैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बात करूंगा, सारी योजनाएं ठीक से उनकी सिस्टम शुरू हो जाए, और जितने नए प्रावधान हैं उनके सबके कब टेंडर होगा, कब तक पूरा हो जाएगा, कब तक भर्तियां हो जाएंगी, ये सारा टाइम टेबल शुरू हो जाएगा। मोटे रूप से इसको इफेक्टिव करने में हमको लगभग 2 महीने लग जाएंगे। आज से शुरू करके 2 महीने तक सारी चीज फुल प्रूफ हो जाएगी। लेकिन मैसेज आज ये इसलिए दिया जा रहा है कि इमीडिएटली जिन लोगों को सावधान होना सावधान हो जाए, और इसके बाद आगे करने की मनस्थिति न रखें, क्योंकि ये भ्रष्टाचार बहुत नीचे तक बहुत जगह पर फैला हुआ है। अभी तक हमने सारी पॉलिसीज, सारे सिस्टम्स ऊपर बनाए हैं, लेकिन उनको हर विभाग के अंदर क्या कुछ किया जा सकता है उसको हम एक एक विभाग करके कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले उदाहरण बताया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फिर ये फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, अभी आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। बहुत जल्दी 1-2 विभागों के और करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं वो भी आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। कोई बात और है क्या मित्रों? कोई विषय अब बताओ। पार्किंग स्थल कितने निर्माण होने चाहिए? नहीं, शहर की ओवरऑल पार्किंग, आखिर शहर की ओवरऑल पार्किंग जिसमें कारें जहां खड़ी होंगी, स्कूटर जहां खड़े होते हैं, जिनका निर्माण बहुत लटके हुए हैं, जहां कहीं अभी जमीनें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, संबंधित डिपार्टमेंट से बात करेंगे। हाँ, सभी वो तो कमर्शियल पार्किंग होती, पेड ही होती सब जगह। फ्री पार्किंग का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आज पार्किंग स्थल जहां बनाने होंगे जमीन की कीमत बहुत है, कंस्ट्रक्शन बहुत होती है। हाँ, वहां पर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज उन पार्किंग के साथ जोड़ दी जाती है ताकि कुछ इनकम वहां से हो जाए, बाकी पार्किंग्स का भी पेड पार्किंग में से इनकम हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज है वो एक पीपी मॉडल पर ही होगी। पीपी, हाँ, मार्च 2005 तक ये डीटीओ ही होते थे, फिर ये आरटीए बने। पहले बंसीलाल जी की सरकार में आरटीए 4 थे, फिर चौटाला साहब के टाइम में 20 डीटीओ बन गए, जो हर जिला में बन गए। फिर आपने इस पर हैमरिंग की, भ्रष्टाचार पे हैमरिंग करने के लिए आरटीए सेक्रेटरी एसएस होते थे, फिर आपने एडीसी को दे दिया। तो आपका जो बार बार इस पर हमला करने का प्रयास है भ्रष्टाचार पे,
उस पे अभी तक मुझे लगता है क्योंकि सफलता नहीं मिल पाई, तभी हम उस पुराने सिस्टम पे डीटीओ पे जा रहे हैं। देखिए, आरटीए का मतलब होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। रीजन होता था 4-5 जिलों को मिला करके, जैसा आपने स्वयं बताया कि उन्होंने फिर डीटीओ के बाद आरटीए इसलिए बना दिए थे कि भी अब डीटीओ की शायद समझिए इतनी जरूरत नहीं है, इसलिए 5-5, 6-6 जिलों को, 4-4 जिलों को मिला करके आरटीए। लेकिन आज प्रैक्टिकल सब जिलों में ऑफिसर है और उसको आरटीए कहते हैं, तो प्रैक्टिकली वो आरटीए है नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट का ही ऑफिसर है। आरटीए तब थे जब 4-4, 5-5, 6-6 जिलों को मिलाकर थे। जैसे आज हमारे डिविजनल कमिश्नर है, वो 4-4, 5-5 जिलों को मिलाकर हैं। डिप्टी कमिश्नर एक जिले का है, तो जब एक जिले का अधिकारी है तो इसका नाम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर इसलिए किया है। आरटीए जिले का था, काम तो कमर्शियल एक्टिविटीज को जो अन्य तरीके से हो रही है उसको रेगुलेट करने का था। भ्रष्टाचार पे चोट करने के लिए 6 साल में आपने जीरो टॉलरेंस की नीति बना के रखी, फिर भी आज आप ये कह रहे हैं कि इनमें भ्रष्टाचार बहुत नीचे स्तर तक है। इस पे पुलिस ने भी ओवरलोडिंग वाला एक बहुत बड़ा ग्रुप पकड़ा था जिसमें कुछ अफसरों के भी नाम आए थे। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि आपकी इतनी सख्ताई के बावजूद 6 साल में हम भ्रष्टाचार ट्रांसपोर्ट में कैसे नहीं रोक पाए? देखिए, नहीं रोक पाए ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत चीजें हमने अभी तक तो सिस्टम जैसे बदलना है, पॉलिसी बदलनी है, कानून बदलना है, आज हम स्टेट के लेवल पर लगे रहे और अब एक या नीचे तक देखिए कोई भी काम है वो ओवरऑल आप कहें कि एक ही दिन में सब हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत धीरे धीरे काम करने का है और इसमें जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भी 2 तरीके से ठीक किया जा सकता है, बल्कि 3 तरीके कह सकते हैं। एक तरीका होता है कि करेक्टिव मेजर्स, ठीक करना, सिस्टम ठीक करना। सिस्टम ठीक हमने किया, आज संयोग से टेक्नोलॉजी की जमाना है तो सिस्टम ठीक हो गया। दूसरा होता है उसको थोड़ा सा एक पब्लिकली अवेयर करना और उसको थोड़ा इंस्पायर करना कि देखो भ्रष्टाचार ठीक नहीं है, आखिर प्रदेश के हित में यही है कि भ्रष्टाचार से दूर रहे, अपनी शुद्ध कमाई वो हम करें, कहां। बेरोजगारी भी कई बार गलत काम करने के लोगों को प्रेरणा देती है। रोजगार के नाते से हम बहुत सी चीजें कर रहे हैं और आज हमारे यहाँ कहने के लिए विपक्ष कुछ भी कहता रहे, आज हमारे बेरोजगारी उतनी बड़ी मात्रा में नहीं है जितनी हम दूसरे प्रदेशों में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या उन प्रदेशों में देखते हैं, बंगाल में देखते हैं। तो हमारे यहाँ उस प्रकार का मामला नहीं है। तीसरा, जो फिर भी ना माने फिर होता दंडात्मक कार्रवाई। तो ये मिला जुला सारा मामला चलाना पड़ेगा, हर किसी को दंड देना, बाकी काम करने नहीं, ऐसा नहीं है। करेक्टिव मेजर्स भी करने हैं, टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना है, लोगों को समझाना भी है, वार्न भी करना है। और हम अगर आगे ठीक हो जाए तो पिछली चीजों को थोड़ा थोड़ा जितना करना होगा दंडात्मक करते रहेंगे। अब पिछली चीजों के पीछे पड़े रहेंगे, आगे ठीक नहीं करेंगे तो उसका हेतु हल नहीं होता है। वरना तो लगातार सरकार इसी काम में लगी हुई है। आगे ठीक कैसे करना, हम इसके ऊपर चल रहे हैं और इसके लिए बहुत काम करना, मेहनत करनी पड़ती है। अभी तो हम जो परिवार पहचान पत्र का विषय ला रहे हैं, जब वो फुल फ्लेज्ड आएगा आप देखना बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी, उसमें बहुत चीजें ठीक होंगी। लेकिन वो थोड़ा लेट चल रहा है, बड़ा काम है, बीच बीच में और चीजें आती हैं। हमारा आईटी डिपार्टमेंट, इसको भी हम थोड़ा सा और चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। आईटी डिपार्टमेंट भी जितना बड़ा आज के सिस्टम के हिसाब से चाहिए वो भी हमारा नहीं है। तो ऐसी चीजें एक एक करके ठीक होती हैं। भर्तियां करनी पड़ती हैं, भर्तियों में ठीक आदमी करने पड़ते हैं। अब पिछले साल हमने लगभग 84-85 हजार लोगों की भर्ती की 5 साल में। 5 साल में कभी भी 85 हजार लोगों की भर्ती नहीं हुई। अब इस समय फिर भर्तियां शुरू होंगी तो लगभग 1 लाख की भर्तियां इस 5 साल में होंगी। हमारे 4 लाख के सारे स्ट्रक्चर में अगर ये 2 लाख लोग ठीक ठाक जब आएंगे तो आधी समस्याएं तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। सीएम साहब, है इम्प्लीमेंटेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन का है सर, ऐसे में लॉन्गर टर्म में आपने एक इनिशिएटिव लिया है करप्शन को इरेडिकेट करने का, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर रहती है या रियलिटी में उसको उतना नहीं उतार पाता, तो उसकी इनकॉन्टिन्यूशन किस तरह से चेक किया जाएगा कि ये जो चीजें आप कर रहे हैं, जो टेक्निक्स आप ला रहे हैं उसका सही से इस्तेमाल हो रहा है और जिस चीज के लिए लाया जा रहा है क्या उस पर रोक लग रही है या नहीं लग रही है? देखिए, उसके लिए मैंने अभी मेथड बताया। पहली बात तो यह है कि इस विषय को इंडिपेंडेंटली एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड जो व्यवस्था की है। वरना ये जो हमारे आरटीएस थे ये मुख्य काम तो अपना दूसरा करते थे, ये एडिशनल काम होता था। तो एडिशनल काम से हटा करके इसका इंचार्ज एक एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड बनाया। दूसरा, इसमें सिलेक्शन करते समय
हम जो ठीक अफसर हैं, ईमानदार है, आखिर अफसर हर तरह के होते हैं, आपको भी पता है, तो हमें अच्छे जो ऑफिसर है 22 वो छांट करके, उसको हमने ये तोड़ दिया कि भी केवल IAS या HCSC होंगे, हम बाहर की एंट्री भी करेंगे इसमें, तो अच्छे 22 ऑफिसर लगाएंगे, लगातार इनके साथ राब्ता रखेंगे, कोऑर्डिनेशन रखेंगे, इनके साथ वार्तालाप करेंगे। जिलों में कई चीजें हम अलग अलग कर रहे हैं, जैसे हमने ETOs, ये ETOs नहीं, ये अपने जिला परिषद के COs जिला परिषद एकदम अलग किए, पहले कभी थे, ताकि ये ग्रामीण क्षेत्र की डेवलपमेंट का काम केवल इनके माध्यम से ही हो। इसी प्रकार हर जिले का म्युनिसिपल कमिश्नर DMC ये हमने अलग किया, वरना ये भी DC के ऊपर या बाकी लोगों के ऊपर रहता था। अब ये तीसरी व्यवस्था ये अलग कर दी है। फील्ड में ऐसे जिला अनुसार अलग अलग चीजों को ठीक करने के लिए एक जिम्मेवार टीम, डिसेंट्रलाइजेशन ये जरूर करना पड़ेगा। आज हर छोटी बड़ी चीज चंडीगढ़ से चलती है, तो चंडीगढ़ से चलने के बजाय इनको हम स्टेट की बजाय एक एक चीज को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मजबूत करें, और जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मजबूत होगी तो वहां जो लोग हैं काम करने वाले, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे ऑफिसर हो, उस टीम में वो लोग काम करें। अभी तो हमने हर एक छोटी इकाई का बजट, ये अपना बजट बनाए, और जो उनकी इनकम, जितने ग्रांट्स हम देते हैं, चाहे वो स्टेट फाइनेंस से देते हैं चाहे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से देते हैं, ये उनकी एक इनकम है, बाकी इनकम की चिंता वो खुद अपनी करें। बहुत स्कोप है वहां भी, लोकल बॉडीज के इनकम बढ़ाने के बहुत ही तरीके हैं, अभी तक वो बढ़ाते नहीं है। क्यों? स्टेट दे देगा, जब मांगेंगे तब दे देगा। तो इसलिए सिस्टम्स बनाएंगे तो नीचे जाकर के जिम्मेवारी का भाव भी आएगा। तो जिम्मेवारी का भाव जितना नीचे जाएगा उतना एक छोटी इकाई में वो लोग इसको बढ़िया से कर पाएंगे। तो इसलिए एक ही विभाग किया है, आगे और विभाग आएंगे जिनको एक एक करके करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल और फिर हम जन भागीदारी भी करेंगे हर एक विभाग में। सीएम साहब, आपने ये कहा कि आज आपने एक विभाग किया है, पीछे भी आपने कई चीजों को डिजिटलाइज किया है। आप हरियाणा में सर पिछले दिनों पूरे प्रदेश की किरकिरी हुई शराब की तस्करी के मामले में, डिस्टिलरीज कितनी शराब बनाती है, बाहर जाती है, हरियाणा में पकड़ी जाती है। इस मामले में सर आप क्या सोचते हैं कि ये जो शराब की डिस्टिलरीज के ऊपर निगरानी रखने की, या फिर कितनी शराब कहाँ किस तरह से स्टॉक में जाती है, इस महकमे पर और ज्यादा फोकस इस तरह से टेक्निक तौर पर करने की जरूरत है क्या? किया भी बहुत है, जरूरत भी बहुत है। कारण बताता हूं कि ये विषय ऐसा है जो केवल एक स्टेट तक ही सुधार तक सीमित नहीं है। इसमें इंटरस्टेट चीजें ये बहुत मिलीजुली होती हैं, और स्टेट्स की बाकियों की कैसी योजना बनती है उस पर निर्भर करता है। टैक्सेशन भी उस पर निर्भर करता है, ठेकेदार की जो इनकम है वो भी उसी के ऊपर निर्भर करती है। आज एक ठेकेदार उसको अगर ठीक से पॉलिसी बना करके यहां हम न लगाएं तो तुरंत दौड़ करके वो आसपास की स्टेट में पहुंच जाएगा, देर नहीं लगती उसको। और इन ठेकेदारों के तो हाथ सभी स्टेट्स में लगे हुए होते हैं, स्मगलिंग भी बहुत होती है। अभी हमारा जो एक पैमाना है जिसके ऊपर हम खरे उतर रहे हैं, हम लगातार 2015 से लेकर 2020-21 तक जिस पर हम खरे उतर रहे हैं, 2014-15 में जहां तक मैं समझता हूं हमारा 3200 करोड़ रुपया रेवेन्यू था एक्साइज का, और वो बढ़ते बढ़ते पिछले साल 6600-6400 एकदम डबल हो गया था 5 साल में। और इस बार हालांकि एक सेटबैक हमको लगा कोविड में, लेकिन इसके बाद भी उसको इन्हीं 2 महीनों में जब से खुल गए हैं ठेके और शराब की शराबबंदी खत्म हुई है, तभी से उन 3 महीनों का हमने रिकवर भी कर लिया है, और इस बार हमको लगता है हम 7000 से पार जाएंगे। तो सरकार का तो अल्टीमेटली रेवेन्यू एक पार्ट ऐसा होता है वो घटना नहीं चाहिए। अगर वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम चीजों में सुधार ला रहे हैं, लेकिन फिर भी सब सुधर गया है ऐसा दावा नहीं है। सुधारने में हम लगे हैं, क्योंकि इसमें डिस्टिलरीज का अपना एक इंटरेस्ट होता है, फिर ठेकेदारों का अपना इंटरेस्ट होता है, फिर नीचे दुकानदारों का अपना इंटरेस्ट होता है, 2 नंबर के धंधे भी लोग करते हैं। अभी हम पिछले दिनों में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने कितने छापे मार करके नकली शराब के कितने जगह पर चीजें पकड़ी हैं। फिर स्मगलिंग, कैसे कैसे स्मगलिंग होती है। पीछे एक मिल्क टैंकर में शराब पकड़ी गई। फिर चंडीगढ़ में डिस्टिलरीज लगी हुई है, डिस्टिलरी नहीं वो अपने बॉटलिंग प्लांट्स, कोई डिस्टिलरी नहीं है, लेकिन बॉटलिंग प्लांट्स
वहां पर शराबें बना करके और खूब सप्लाई करते हैं। चंडीगढ़ जितनी खपत होती है उससे मेरे ख्याल 10 गुना से ज्यादा वो बनती है बॉटलिंग प्लांट्स में। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है, अगर ठीक से समझना हो तो एक बार जरा उन लोगों से मिलाओ जाके। फिर तो कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, हम करेंगे पूरा करेंगे, लेकिन सिस्टम भी चलता रहे। अब माने हमने कोई चीज ऐसी कर दी कि जिसमें से सिस्टम ही टूट जाए। सपोज हमारे ऑक्शन में 4 ठेकेदारी भाग गए हैं, ठेका लेने वाला ही कोई नहीं हुआ, तो आप तो जाओगे नहीं ठेका लेने। एक सुझाव ये है, गवर्नमेंट शॉप दिल्ली में जैसे एक सुझाव ये है, मैं कह रहा हूं एक सुझाव ये है, लेकिन वो कहीं सफल होता है कहीं नहीं होता है। वहां भी आपको पता सरकारी सिस्टम में क्या होता है। हमने कितने काम करके देख लिए, इसलिए सरकारी शुरू करना बड़ा आसान है, क्योंकि पैसा बहुत होता है, बजट चला जाता है, एम्प्लॉइज आ जाते हैं, लेकिन जब वो फेल होता है तो उसको बंद करना भी मुश्किल हो जाता है। आसानी से रोका जा सकता है, जो स्मगलिंग गैर तरीके से हो रही है, केवल उस पर अगर फोकस कर लिया जाए। उस कर रहे हैं, उस पर वो जो जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं एक एक करके उसका प्रावधान कर रहे हैं। अब मैंने डिस्टिलरीज में सब जगह सीसीटीवी कैमराज लगाए हैं, सब जगह पुलिस की टीमें, एक्साइज सेक्शन डिपार्टमेंट की टीमें वहां दिन रात पहरा देती हैं, सब करते हैं। लेकिन मैंने बताया ना, दूसरे प्रदेशों से क्या होकर के कब चला जाता है इसका पता नहीं लगता है। एक्शन हुआ या इन फ्यूचर क्या उसके लिए तैयारी है? दूसरा सवाल यह है कि कोविड में क्योंकि फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं थी स्टेट की, अब क्या हालात है? क्योंकि आप वित्त मंत्री भी हैं, कितना, क्योंकि सैलरीज भी कई डिपार्टमेंट में सुनने में आ रहा है लेट हो रही है लगातार। देखिए, सैलरीज तो कहीं लेट नहीं हो रही, इक्का दुक्का किसी डिपार्टमेंट में आउटसोर्सिंग वगैरह में कोई ठेकेदार के माध्यम से आया, एक आध जगह कहीं हुई हो तो हुई हो, नहीं तो सैलरीज हम सबसे पहले उसको स्टैगर किया था हमने कि जो सैलरीज पहले सप्ताह दे देते थे तो वो हमने अप्रैल में उसको 23-24 तारीख तक स्टैगर किया था। बाद में फिर उसको और 2-4 दिन कम किए। आज शायद 15 दिन के अंदर सैलरी पूरी हो जाती है, पेंशन चली जाती है, रीपेमेंट तो ऑटोमेटिक होती है वो चली जाती है, इंटरेस्ट चला जाता है, सब्सिडी भी जानी होती है, बल्कि 2 महीने हमारी पावर डिपार्टमेंट की सब्सिडी नहीं गई थी वो देनी शुरू कर दी है। अभी सारा असर पड़ा है वो डेवलपमेंट के कामों पर पड़ा था, लेकिन अब वो भी हमने शुरू कर दिए हैं। अब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 1-2 डिपार्टमेंट की कमी है, जैसे हमारी अभी रोडवेज का घाटा अभी कवर नहीं हुआ है। ऐसे ही जीएसटी का क्या है? जीएसटी सर पिछले महीने बराबर आ गया। हाँ, डीजल पेट्रोल का वैट 2 महीने से पिछले साल से बेहतर हो गया। एक्साइज का आप बताई चुके सर। एक्साइज ठीक हो गया, जीएसटी ठीक हो गया, वैट ठीक हो गया, माइनिंग भी अब ठीक हो गई। पिछले महीने 338 करोड़ रुपया माइनिंग का हमें आया, जो उससे पिछले साल का ये महीना था 330 करोड़ था। तो माइनिंग ठीक हो गया है। अब केवल रोडवेज को छोड़ करके, और मैं समझता हूं बाकी प्राय जो हमारे सोर्सेज थे वो सब ठीक हो गए। देखिए, अभी तो हमने ऑफिशियली डिपार्टमेंट की ओर से सभी प्रांतों को पत्र लिखे थे, और उसमें मुझे लगता है हिमाचल और शायद पंजाब ने तो किसी ने क्लियर कर दिया, हिमाचल और उत्तराखंड ने क्लियर कर दिया। अभी मेरी बात नहीं हुई है, एक बार जरा अपने आप उनकी ओर से रिस्पॉन्स आ जाए, क्योंकि बाकी स्टेट्स ने भी अभी किया है, तो एक बार बाकी स्टेट्स का भी हम देख रहे हैं, सबका आ जाए। दिल्ली बात करनी पड़ेगी तो करेंगे, क्योंकि है तो ये म्यूचुअली। अच्छा, आपने किससे हुई थी? दिल्ली मेरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की बात करके जल्दी करेंगे। नहीं, अभी वो मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके बताएंगे ऐसा करें। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने जी वहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात की थी
उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा डीएमसी का अलग है, बोर्ड का निगम की बसें अलग है, 3-4 टाइप की बसें चलती हैं। बता रहे हैं उन्होंने ये कहा था लेकिन इशू तो आपका आ रहा है, इनकी बात को तो कोई ज्यादा माना नहीं गया। इशू है कि मैंने इनसे कहा था कि चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट कर लें कि चलो। गृह मंत्री अमित शाह जी से बात करें, तब जाके इशू रिजॉल्व नहीं, ऐसा है कि बाकी स्टेट्स का जैसे एक करके हो रहा है, जब लगेगा अभी बाकी स्टेट का होगा, केवल दिल्ली रह गया तो उस समय कोई भी बात करनी पड़ेगी, करेंगे। दिल्ली वालों ने कहा था कि हमारी कमेटी होती है, एमसीडी की है, दूसरे हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट भी इसमें में है, 4 महकमे इसमें जो इन्वॉल्व करा, हम मीटिंग करेंगे, जल्दी इसकी परमिशन देंगे। अभी बात हुई। कोई चीज जब चल रही होती है तो उसमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है। और एमएसपी पर यह बात भी कही जा रही है नेताओं की तरफ से कि प्रधानमंत्री ने कहा है तो एमएसपी पर जो है खरीद होगी। एक तो ये समस्या आ रही है कई जगह कि किसानों को 10-15 दिन हो गए अपनी फसल डाले हुए, उनकी पेमेंट नहीं हुई, और कुछ जगह से ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं कि एमएसपी से नीचे जो है फसल खरीदी जा रही है। देखिए, एमएसपी पर नीचे खरीदने की शिकायतें जहां से आती हैं, जो हमने पता किया है, उसमें या तो जो प्रदेश से बाहर के जो लोग हैं बिना रजिस्ट्रेशन के जो आ जाते हैं और जल्दी बेचना चाहते हैं, वो प्राइवेट खरीदार को बेच के जाते हैं, वो फिर जिस ढंग से लेता है। हमने अपने सिस्टम में जहां तक धान की खरीद है, क्योंकि ये नेशनल पूल में जाती है, तो हरियाणा के किसान को परेशानी ना हो तो पहले हरियाणा किसान आते ही फिर हम बाहर के किसानों की लगभग पहले भी लास्ट में ली थी, इस बार भी लास्ट में लेंगे। मंडियों के भरी पड़ी हैं, उसकी कंस्ट्रेंट्स हैं कुछ, और जब ऐसा विषय आता तो पहले अपने प्रदेश के किसान का लिया जाए, और अब हमने रजिस्ट्रेशन बाहर के किसान की करनी शुरू कर दी है। उसी की है जो आड़तियों से जिनका लेन देन है, जो आड़ती कहते हैं कि ये किसान हमारे इन गांव के, इन इलाकों के हमारे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। लेकिन चूंकि बाहर उस प्रकार की फैसिलिटीज नहीं है और रेट मिलता, तो यहां करके वो सीधा ओपनली बेचना चाहते हैं, ओपनली अभी हम नहीं ले रहे। तो सेंट्रल पूल में खरीद वहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है। तो हमारा कहना है कि पहले हम ले लेंगे, उसके बाद उनकी जरूरत होगी तो उनको खोल देंगे। जहां तक धान का विषय है, जहां तक बाजरा मक्का का विषय है, ये चूंकि सेंट्रल पूल की खरीद नहीं है, ये हरियाणा की खरीद है, और इसको हमने वायदा कर रखा अपने प्रदेश के किसान को, एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेंगे। खरीदने के बाद इसको या तो वापस मार्केट में बेचना पड़ता है, या हमको पीडीएस में 3-4 महीने के लिए बाजरा मक्का ये देना पड़ता है। मक्का पहले नहीं देते थे, इस बार से वो देना शुरू करेंगे। तो हमारी आवश्यकता जितनी है उतनी तो खपाएंगे, बाकी हमको मार्केट में बेचना पड़ेगा। मार्केट में नुकसान से बिकता है। पिछले साल भी हमारा लगभग 600 करोड़ रुपए इसमें लॉस में गया है। ये हम बाहर की स्टेट का नहीं लेंगे, हमने ओपनली डिक्लेयर किया है। हाँ, अगर कोई और खरीदार यहाँ खरीदता है तो खरीदे, क्योंकि विषय ये आ रहा है कि जब कानूनों में ये है कि कोई कहीं भी बेच सकता है, कहीं भी खरीद सकता है, तो ये बेचने और खरीदने वाले की सहमति चाहिए। बेचने वाला तो बेचना चाहता है, लेकिन खरीदने वाली तो सरकार है। तो सरकार ने ये घोषणा का ही खरीदेंगे, क्योंकि हमें लॉस होता है। तो बाहर जो अगर उनको और कोई मिलता है तो खरीद ले वो, लेकिन मंडी में आकर के एजेंसियों के माध्यम से हम बाजरा मक्का ये नहीं खरीदेंगे। जहां तक पेमेंट का विषय है, पेमेंट शुरू में, चूंकि हर वर्ष हर बार मैंने देखा है कि शुरू में जो 4-5 दिन की खरीद होती है उसमें समय थोड़ा लगता है, और अब चूंकि सिस्टम्स नए प्रकार के सारे बन रहे हैं पोर्टल में, अब पेमेंट चूंकि धीरे धीरे किसान को डायरेक्ट जाने लगी है। पहले समस्या नहीं थी, जितना आया आड़ती को पैसा दे दिया, आड़ती बल्कि एक बीसीए होता था, बीसीए वहां मंडी में एक एजेंट होता था, उस एजेंट को सारी पेमेंट देते थे। एजेंट आगे फिर आड़तियों में बांटता था, आड़ती फिर किसानों में बांटते थे, लेकिन बहुत बड़ा पैसा उसमें से कमीशन के नाते से कट कट करके किसान को पहुंचता था, किसान को राशि कम जाती थी। अब जब से प्रावधान आया कि नहीं, सीधा किसान को देना है, किसान अगर कहेगा कि मेरा पैसा आड़ती के माध्यम से दो तो आड़ती को देंगे। अभी लगभग 25% 30% किसान ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमारा पैसा आड़ती के थ्रू दो, वो आड़तियों को जाएगा, बाकी सब किसानों को जाएगा। अब चूंकि सीधा किसान को जा रहा है, इसलिए आड़ती के खाते में पैसा कम आ रहा है, तो इसलिए भी वो कहते हैं हमारा पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया। आज की रेट में 1000 करोड़ रुपया ये रिलीज हो चुका है फूड सप्लाई के डिपार्टमेंट के आंकड़ों के हिसाब से। जिस दिन आई फार्म अप्रूव होता है, उस आई फार्म अप्रूव होने के 3 दिन के अंदर पेमेंट रिलीज होती है, ये नियम है। अब वो किसान समझता है कि मेरी बिक्री जिस दिन हुई उसके 3 दिन में मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसके 4 दिन के बाद तो आई फार्म अप्रूव होता है, क्योंकि उसकी बोली लगती है, फिर उसकी भराई होती है, फिर उसकी वहां से लदान होता है, मिल में जाता है, जे फार्म कटता है, आई फार्म कटता है। आई फार्म वहां से जब पहुंच जाता है मिल में आई फार्म हो जाने के बाद फिर जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑफ एजेंसी,
वो उसको तब अप्रूव करता है और उसमें 4 दिन लगते हैं। तो अल्टीमेटली तो किसान के बेचने से और पेमेंट में 7 दिन का समय लगता है। हमने घोषणा की थी कि आई फार्म अप्रूव होने के 3 दिन में पेमेंट मिलेगी। अभी शेष है, और क्योंकि आढ़ती है अपने अपने काम में, और मुझे लगता है कि आढ़तियों की मीटिंग हम बुलाएंगे जब ये प्रोक्योरमेंट का काम पूरा हो जाएगा, और इसमें लगभग अभी 1 महीना, क्योंकि उनकी ओर से भी कुछ तो बैठा के बात करेंगे ना, तभी उस रिपोर्ट को तैयार करेंगे। अगर यूनिलेटरली बता दिया, कह दिया और उनको मंजूर नहीं हुआ तो फायदा नहीं। गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया जिन लोगों पे बकाया है वो कई तरह की टैक्टिक्स अपना रहे हैं, आपके सामने भी कई चीजें आई हैं, तो वो पैसा 10-10 साल से रिकवर नहीं हो रहा और अब उसमें कई तरह के खेल हो रहे हैं, कई इश्यूज आपके सामने आए, तो उसकी रिकवरी का क्या है? देखिए, रिकवरी के अपने सिस्टम होते हैं, उसमें आखिर उनसे जो मैंने गारंटीज ली हुई हैं, उनकी जो बीजीज है या उनकी जो भी है, वो तो उनको वो एनकैश करने की बात होती है। कभी कभी विवाद इतना होता है कि वो अल्टीमेटली कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में जाता है तो कोर्ट का फैसला जब होता है तब होता है। आखिर इसकी रिकवरी तो डिपार्टमेंट को करनी होती है। अब समय उसमें कितना लगेगा ये अलग अलग इंडिविजुअल केस के ऊपर होता है। सुप्रीमो है ओम प्रकाश चौटाला, सामान्य तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं जब से जेल से बाहर आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की विधिवत रूप से बड़ौदा के चुनाव से कुछ समय पहले। 2 बातें उन्होंने की जो आपसे रिलेटेड है, वो आपसे रिलेटेड है, बाकी तो बड़ौदा की तो राजनीति का सवाल हम आपसे पूछ लेंगे। उन्होंने कहा कि बड़ौदा चुनाव के बाद ये सरकार गिर जाएगी और हरियाणा में मध्य अवधि चुनाव होंगे, ये उनकी भविष्यवाणी थी। केंद्र की भी की थी वैसे, पर मुझे हमें लगता है केंद्र में जब 300 सीटें वहां तो मुश्किल लगता है, लेकिन हरियाणा में किस आधार पर कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जेजेपी के 7-8 एमएलए विरोध में खड़े हैं, 2 एमएलए उनके बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और ये मध्य अवधि चुनाव होकर रहेंगे और बीजेपी तो बहुत बुरी तरीके से वहां पर हारेगी। दोनों कोरिलेट करके थे। तो उनकी इस स्टेटमेंट को आप चीफ मिनिस्टर के नाते और बीजेपी के नेता के नाते कैसे? अगर वो इतने ही बड़े भविष्यवक्ता होते तो आज जहां हैं वहां ना होते। अगर इतने ही बड़े भविष्यवक्ता वो थे तो आज जो उनकी हालत तो क्यों होती? और दूसरा, बड़ौदा चुनाव तो अल्टीमेटली 3 नवंबर को होना ही होना है, 10 नवंबर को चुनाव भी होना है, रिजल्ट भी आना है, कोई दूर तो है नहीं, इसमें कोई 5 साल 10 साल थोड़े ही है, 1 महीने की बात है। तो आप भी इंतजार कर लो, वो भी कर लें। ये मंत्री मुख्यमंत्री की मानते, मुख्यमंत्री की अफसर नहीं मानते, कहते सरकार उनकी सरकार जैसे काम करती थी वैसी सरकार हमारी काम नहीं करती है। उनकी सरकारों के जो कारनामे थे वैसे कारनामे हम करते नहीं हैं, इसलिए जनता को उनकी सरकार का आभास और प्रकार का था, हमारी सरकार का आभास और तरह का है। ठीक है ना? तो सरकारें कैसी होती हैं ये मूल्यांकन जनता ने करना है।